नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 21वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सारे अध्याय 1 से 21 तक आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप हिंदी हॉरर स्टोरीज़ या अन्य लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ ब्लॉग का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप खबरी चैनल में सुनते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी आप हमारी कहानियाँ कथा मंथन के नाम से संग्रहित हैं, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 21वां अध्याय। पालकी अब सचमुच ही उठी जा रही है। गई तो बहुत दिनों से हो रहा था। अब लग रहा है एक बारगी जाने के रास्ते पर ही कदम बढ़ाया है। रास्ते पर जाने से जब तक की तो बात ही क्या नज़र ही नहीं आती। पालकी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें लुप्त होने की राह पर जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। पालकी ही काहे जाएगी? आदमी के कंधे पर आदमी का चढ़ना बेशर्मी है। मरकर शव बनकर आदमी के कंधे पर चढ़ना उससे पहले नहीं कहा जाएगा। जीते जागते आदमी को एक बंद बक्से में डालकर घेर घार कर ले जाना हास्यास्पद है। उन घेरों और पर्दों के जंजाल को समेटकर मैं विदा हो रही हूँ। जो रास्ता पार करता है वह जिसे रास्ते को देख पाए। कह जाएगी, तुम लोग अब तेज सवारी तलाश करो, यह धरती बहुत बड़ी है, उसे आंखें पसार कर देखो। छोटे घोड़े की टाप से धूल उड़ाते हुए हवा के वेग से हवा गाड़ी से दौड़ो। मिट्टी छोड़कर आकाश में उड़ो। तकिए से टिककर बैठे अपने ही परिमंडल को सारी दुनिया समझकर गुड़गुड़ी में दम लगाने के दिन लद गए। अब 1000 साल के अभ्यास के ऐतिहासिक और इतिहास की धारा को पहुंचकर जो जाते हैं वो कुछ कह तो जाते ही हैं। चला जाना ही कहना है। काल प्रवाह किसी को कहीं लंगर डालने नहीं देता, दुर्निवार वेग से बहा ले जाया जाता है। इसी बात को फिर से कह जाते हैं वे। आज जो परम प्रयोजनीय है आगे वही जंजाल हो जाते हैं। यही पृथ्वी का परम सत्य है। फिर भी सहज ही कोई इसे मानने को तैयार नहीं। वे विदा होने वाले उस पथिक के कपड़े के छोर की मुट्ठी में पकड़े रखना चाहते हैं और गुड़गुड़ी में आखिरी कश लगाते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है आजकल? यह सब कुछ रसातल हो गया। और जो दार्शनिक है वे हंसते हुए कहते हैं, जाएंगे ही, सब जाएंगे। अपनी छोटी पोती से बात करते हुए मुक्तकेशी ने एक बार यह बात कही थी। पालकी अब है कहाँ, क्रमशः घटती जा रही है और जाएगी, सब उठ जाएगी। फिर भी नजर आती है। अपनी उम्र के भार से जीर्ण शरीर को लिए मुक्तकेशी पालकी से जा रही है, अकेली ही। कुछ दूर जाकर एक गुलाबी रंग के दुतल्ले मकान के सामने मुंह निकालकर कहारों को हुक्म दिया, रुको रे मुझलो, यही घर है। हम किए चले ही जा रहे हैं, मानो उन्हें मकान पहचान रखना चाहिए। लम्हे में कहारों का हुम थम गया। पालकी भी थम गई। 4 जवान मर्द पालकी को उतारकर कमर से गमछा पोंछकर पसीना पोंछने लगे। 4 वैसे तगड़े आदमी, किंतु उस बुढ़िया को ढोने में हैरान तरीका बुद्धिहीन है। इसलिए रिक्शा वाले उस समय तक मैदान में उतरे नहीं थे। उन्होंने दिखा नहीं कि एक ही आदमी 4 को खींच ले जा सकता है। पालकी का दरवाजा खोलकर मुक्तकेशी उतरी। लड़बड़ करती कमर को कष्ट से तानकर जरा देर सीधी खड़ी रही। फिर अचरे की गांठ से 2 डबल पैसे निकालकर एक को देती हुई बोली, ले तोड़ाकर बांट लेना। कमर झुक जाने के बाद से मुक्तकेशी की धारणा हुई है अब पहले के सम्मान का पूरा नसीब नहीं होता, इसलिए दूसरे के आमने सामने खड़ी होने के लिए जी जान से कोशिश करके सीधी होती है। बहुत बार हड्डी से एक आवाज़ होती है, रीढ़ कनकना उठती है, फिर भी साध्य भर झुकने के अगौरव को ढोने को राजी नहीं है मुक्तकेशी। फिर भी दूसरा पक्ष उनकी सम्मान रक्षा में उदासीन हुआ। बोल उठा, अरे कितना दिया? ठीक ही दिया है। बुढ़ापे से मली हुई आंखों की पुतली में एक सम्राज्ञी ज्ञानोचित दृष्टिभंगी निखारकर मुक्तकेशी ने डांट से ताका। टैपो किस बात की? कितना चाहिए? पूरा टका? टका माने 1 रुपया। कहारों ने मुखड़े की प्रत्येक रेखा में असंतोष भरकर कहा, 8 पैसा तो दो। क्या कहा? 8 पैसा? गले में छुरी चलाएगा क्या? पैसा कुछ पेड़ पे नहीं फलता, मुक्तकेशी ने दर्प के साथ कहा। अब धेला भी नहीं, किसके पल्ले पड़ा है सो पता है? वहाँ से यहाँ 8 पैसा? हाँ, जा भाग। ताज्जुब ही तो है। पालकी उठाकर कहार लोग मुंह बनाकर चल दिए। वे भी समझ रहे हैं उनके इस पेशे के दिन खत्म होते आ रहे हैं। मुक्तकेशी जैसी 2 एक बूढ़ी के सिवाय शव यात्रा जैसे ढंग से मनुष्य के कंधे पर चढ़कर शून्य में डोलते डोलते जाना अब नहीं चाहते लोग।
इसलिए वेद टूट रहे हैं, डंडे टूट रहे हैं, रंग उड़कर दांत सी बिदोर रही है पालकी, फिर भी उसकी मरम्मत को नहीं सोचते हैं। पालकी ढोने वालों में बहुत तेरे तो धीरे धीरे गले में जनेऊ डालकर रसोइया का काम करने लगे। उसकी मांग बल्कि तेजी से बढ़ ही रही है। स्त्रियां क्रमशः बाबू बनती जा रही हैं। रसोइया का भार उड़िया कुल तिलकों के मत्थे मढ़ रही हैं। बंद दरवाजे को खोलने के लिए कड़ा खटखटाने या दरवाजे पर धक्का देने का जो एक प्रचलित तरीका है, उस तरीके की परवाह न करके मुक्तकेशी ने टूटे से किंतु तेज गले से पुकारा, पेवो पेवो। हाँ, इस मोहल्ले में प्रबोध बाबू को ही पुकारा उन्होंने। घर के छोटे बच्ची का नाम लेकर पुकारने की जो एक रीति प्रचलित है, वह उसे भी अस्वीकार करती हैं। यह घर उनके बेटे पेवो का है, वह उसी को पुकारेगी, वह चाहे घर में हो या ना हो, अवश्य। वह जब आती है पेवो के रहने की संभावना का अनुमान करके ही आती है। सो एक ही पुकार से काम बन गया। पेवो या उस कोटी का हालांकि कोई नहीं था। दरवाजा खुला 10 साल की एक बच्ची ने। जहाँ तक संभव था तीखी नज़र से मुक्तकेशी ने उसे एक बार एड़ी चोटी देख लिया और तीव्र गले से बोली, किवाड़ खोलने के लिए झट तू क्यों चली आई? घर में कोई और नहीं है? इस सवाल से सक पकाकर वह बच्ची बोल उठी, सभी हैं, है तो झटपट तू क्यों चली आई? अरे मैं ना होती कोई दूसरा मर्द सूरत होता। पारू का ब्याह नहीं हो रहा है और तू दूध मोही बच्ची है क्या? वह झट बोल उठी। छत से देखा तुम आ रही हो इसलिए। छत से? वे पुरानी आंखें अब और पैनी हो उठी। भरी दोपहरी पर छत में क्या कर रही थी? कपड़े सूख रहे थे, माँ ने कहा उठा लिया। माँ तो कहेगी ही, सदा की आराम तलब जो ठहरी। चल, तेरे बाप घर में हैं? हाँ, सो रहे हैं। क्यों नहीं? मुक्तकेशी धिक्कार के स्वर में बोली। संग की महिमा, छाती पर एक जवान लड़की, दूसरी भी धींगी हो आई। छुट्टी उट्टी के दिन दौड़ धूप करना चाहिए, सो नहीं कान में तेल डालकर सो रहा है। चल चल। मुक्तकेशी आजकल बीच बीच में आती ही रहती है। अलग हो जाने के दुराचार के लिए बहुत दिनों तक पतहू का मुंह नहीं देखा, पर बेटे की खुशामद बरामद से यह भाव जाता रहा और स्वर्णलता के गुरु मंत्र लेने के समय वह भान टूट गया। गुस्से का, तेज का, लज्जा का। समय सब सहा देता है। समय सर्वताप हर है। समय सब कुछ को सहज किए देता है। आजकल मुक्तकेशी बल्कि मजली बहू ही ज़्यादा करती रहती है। इसके लिए दूसरी बहुओं की ईर्ष्या का अंत नहीं है। पर अभी प्रबोध चंद्र की मातृभक्ति भरत की भातृभक्ति जैसी ही मूल्यवान जो है, और दुनिया तो मूल्य के ही वश में है। अतएव मुक्तकेशी अब जब तभी मझले बेटे के यहाँ घूमने के लिए आ जाया करती है। हुक्म और शासन कर जाती है और दूसरे बेटे बहुओं की आलोचना से मुखर होती है। हाथ खर्च के रुपए घटते ही कोई लड़का यह बात मजली बहू के कानों पहुंचाता है और अपने बेटी, दामाद, नाती, नतनी के लिए खर्च की जो सदिच्छा रहती है वह भी मझले बेटे से कह जाती है। कहती हैं, उन लोगों से नहीं कहती, मैं जानती हूँ ना अपनी बहन का उन्हें ख्याल नहीं है। तेरा फिर भी वैसा मन है, कुछ इसलिए कहती हूँ। प्रबोध बेशक माँ की धारणा के मुताबिक बहनों के प्रति मन का अभिनय ही करता है, उसके बाद कह नहीं पाता, मन तो मुझे भी नहीं है माँ। उन लोगों ने तो दूसरी मिट्टी में जड़ें फैलाई हैं, उनसे हमारा योगायोग कहाँ? कभी वे और हम एक ही आधार पर रहे थे, अब उसी सहरे को कहाँ तक खींचा जाए? नहीं कहता, नहीं कह पाता। सो स्वर्णलता के इस गुलाबी रंग के दुतल्ले में भी मुक्तकेशी अपना पूरा चेहरा लिए ही रहती है। स्वर्णलता एक ही बार असाध्य साधन कर सकी थी। एक ही बार उसने यह दिखाया था असम साहसिक शब्द का अर्थ, लेकिन एक ही बार जिस दायरे से अलग होकर पति पुत्र आदि को लेकर मनमाने ढंग से गृहस्थी गढ़ लेने की वासना हुई थी, वह वासना धूमिल होती जा रही है। वह दायरा रह ही गया है, शायद हो कि और भी निरंकुश हो गया है। स्वर्णलता के जीवन की यह एक अजीब ट्रेजेडी है, क्योंकि वह आप भी मुक्तकेशी की गृहस्थी में रहकर जितना विरुद्धाचरण कर सकती थी, अपने घर में रहकर वैसा नहीं कर सकती। भल मानसता को खटकती है, आंखों की लाज को खटकती है। सबसे आश्चर्य यह है कि ममता को खटकती है। अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं कि नख दांत विहीन अब की इस बूढ़ी के प्रति एक ममता बोध ने स्वर्णलता को निरुपाय कर दिया है। मौज की दीवा निद्रा को छोड़कर प्रबोध चंद्र आया और माँ की चरण वंदना की, अपने ही पंखा संभाला। बैठ कर मुक्तकेशी ने कहा, छोड़ो, पंखा झलने की जरूरत नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, कान में तेल डालकर सोने से ही काम चलेगा? बेटी का ब्याह नहीं करना है? नख दंत विहीन मुक्तकेशी की बातों का जोर कम हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सुर भी बदल गया है। सुर ठीक ही है, ढंग ठीक ही है, केवल भार ढूंढे नहीं मिलता।
फिर भी स्वर्णलता आजकल मानो हठात हठाती उनसे ईर्ष्या कर बैठती है। जब मुक्तकेशी अपने 50 साल से भी बड़े बेटे को कह बैठती है अभागा मुंहजला बंदर, तो ईर्ष्या की एक अद्भुत जलन स्वर्णलता को सुलगती है। लेकिन अपने बेटे को ऐसी भाषा में संबोधन करने की कभी इच्छा भी की है स्वर्णलता ने? यह ग्राम्यता क्या स्वर्णलता को असहनीय नहीं है? फिर भी का जवाब नहीं, प्रश्न ही जमा हो जाता है। और स्वर्णलता के लड़के क्या इस मात्र भक्त वश के लड़के नहीं हैं? स्वर्णलता ने माता के कर्तव्य में कोई कोरकसर की है? उसने तो बल्कि उसी कर्तव्य के लिए बैठी बैठी अपनी सारी शक्ति गंवाई है। फिर भी स्वर्णलता की ब्याही हुई लड़कियां नेहर कहने को उसके प्राणों से गड़े उस गुलाबी रंग के 2 तल्ले को नहीं समझती हैं दर्जी पाड़ा की गली के उस मकान को। उनकी जान वहीं पड़ी रहती है। वहां आकर वे पुराने दलान की तेल चिकटी दीवारों से पीठ लगाए बैठी अपनी माँ के चाल चलन की आलोचना करती हैं। और स्वर्णलता के लड़के वे अवश्य तेल चिकटी दीवारों, हाथ का चूना पहुंची खिड़कियों और दरवाजों के पीछे पान की पीक से भरे उस घर को पसंद नहीं करते, उसके लिए जरा भी ममता नहीं रखते। फिर भी इस घर को अपना समझकर हृदय से नहीं अपनाते। उसके लड़के गोया मजबूर होकर एक प्रबल प्रतापी विरोधी पक्ष के अख्तियार में पड़े हैं, इसलिए मौका मिलते ही घाव लगा देते हैं। छोटे को अभी ठीक ठाक समझा नहीं जा रहा है, बहुत ही निर्लिप्त सा है। संजला भी मौज मजा बाबूआना विलासिता पा जाए तो वैसा खूंखार नहीं, परंतु भानु कानू जो कि प्रमाण साइज का कुर्ता पहने इस घर में आए हैं, वे मानो हूबहू अपने चाचा की प्रतिमूर्ति हैं। खास करके भानु, वह जब हठात बगल से गुजर जाता है या कि नहाकर गमछे को जोर जोर से झाड़ता है या मुंह नीचे करके खाते हुए कैसे तो एक कठिन ढंग से जबड़े को हिलाता है, देखकर स्वर्णलता चौंक उठती है। लगता है देवर प्रभास को ही देख लिया। दूसरे लोग कहते भी हैं भानु को देखो हूबहू अपने सजले चाचा जैसा। सुनकर एक अंधे क्रोध से उसके हाथ पांव चबाने की इच्छा होती है स्वर्णलता को। स्वर्ण के रक्त मांस से बना, स्वर्ण की इच्छा चेष्टा साधना शक्ति से पला लड़का स्वर्ण के शत्रु का रूप लेकर उसकी आंखों के सामने घूमता रहेगा। यह कैसी दुस्सह निरुपायता है। कैसे अस्वीकार बड़े हो गए भानु कानू, कैसे भद्दे लंबे चौड़े दूसरे ही हो मानो, जिनसे स्वर्णलता के जीवन का और कोई योग नहीं, जिन्हें स्वर्णलता का अब कोई प्रयोजन नहीं, उन तक पहुंचने की अब मजाल नहीं स्वर्णलता की। धीरे धीरे मात्र सुवल भी शायद ऐसे ही होंगे और उनके चेहरे पर मुक्तकेशी की बेटी का ढांचा प्रकट हो उठेगा। निरुपाय स्वर्णलता को बैठे बैठे यह परिवर्तन देखना होगा। मुक्तकेशी के लड़कों को घृणा की जा सकती थी, अवज्ञा की जा सकती थी, इनके लिए कोई उपाय नहीं, इनके लिए नालिश का भी कोई रास्ता नहीं। ये स्वर्णलता की इच्छा के अनुरूप शिक्षित हुए हैं, सभ्य हुए हैं, चौकस हुए हैं। स्वर्णलता के जीवन के एक अणु परमाणु के ध्वंस के मूल्य कर उसके बेटों ने जो संपत्ति सहेजा है, उसी संपत्ति के अहंकार से वे स्वर्णलता की अवज्ञा करते हैं। केवल स्वर्णलता के ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी शायद ऐसा ही होता है। बोध होने से ऋण बोध भी कहा जाता है और उसी ऋण बोध का दाह ही काटने का फन उठाता है। ऋण का घर जहाँ हल्का होता है वहाँ शायद अपना बना जा सकता है, सहज हुआ जा सकता है, नहीं तो यह नहीं। हालांकि स्वर्णलता का यह जीवन भर का सपना था कि उसके लड़के उसे समझेंगे, उसके अपने होंगे। अपने वे नहीं हुए, उन्होंने उसे नहीं समझा, संभवतः समझना चाहा ही नहीं, क्योंकि उसके लड़कों को अपनी माँ की आशा में सपनों का कभी पता ही नहीं मिला। उन लोगों ने केवल लड़ाकिन स्वर्णलता को ही देखा है, दक्षिण के बरामदे की लोभी स्वर्णलता को कभी नहीं देखा। इसलिए उन्होंने लड़ती हुई विषक्त स्वर्णलता के विकृत और हिंसक चेहरे को ही देखा है, जिसमें उनमें खींच और ऊब ही जगती है। उन्होंने खींच कर नहीं देखा कि स्वर्णलता के भीतर वस्तु थी, सोच कर नहीं देखा कि वस्तु थी, सपना था, आदमी की तरह जीने की आकांक्षा, भव्यता, सभ्यता, सुकौमार्य। युद्ध की रसद जुगाते जुगाते यह संपत जाता रहा, मगर सोचकर देखिए भी कभी स्वर्णलता की लड़ाई आज अंत हुआ है क्या? नहीं हुआ। शायद हो कि युद्ध के कारण अब उतने प्रखर नहीं है, शायद हो कि अनुभूतियां भी अब उतनी अधिक तीव्र नहीं। फिर भी स्वर्णलता एक समझौता विहीन संग्राम की नायिका है। भद्देपन और कुश्रीता के खिलाफ लड़ते लड़ते वह स्वयं कितनी बद्धी और कुशरी हो गई है। सभ्यता, भव्यता, शालीनता को बरकरार रखने की लड़ाई में उसने अपने चरित्र के सारे सौंदर्य को जिभा कर दिया। उसका पता अब उसे ही नहीं चलता।
उसके लड़के माँ को उस अपरिच्छिन्न मूर्ति को ही देख रहे हैं, इसलिए वे असहिष्णु हो रहे हैं, इसलिए वे माँ से घृणा करते हैं, माँ की ओर व्यंग की दृष्टि से देखते हैं। स्वर्णलता के पूरे जीवन की यही कमाई। किंतु स्वर्णलता की संतति को भी दोष नहीं दिया जा सकता। स्वर्णलता उन्हें मुक्तकेशी के सख्त घेरे को काटकर उस विराट परिवार से निकाल कर ही तो लाई है, पर उन्हें आश्रय नहीं दे सकी, केवल बिखेर कर रख दिया है। मानो उनकी अभी अभी खुली ज्ञान की आंखों के सामने अरहर उद्घाटित हो रहे हैं, माँ बाप की दाम्पत्य लीला के युद्ध और संधि के बहुतेरे कलंकित अध्याय। वह ये जानते हैं कि स्वर्णलता की स्वप्न साधना की वस्तु नहीं, महज युद्ध हथियार है। इस अद्भुत युद्ध के बीच पड़कर जितना ही धक्का खाते हैं, वे उतने ही ऊब खींच रहे हैं, उतनी ही चोट करते हैं। पारू पढ़ना चाहती है, लेकिन पारू की पढ़ाई को केंद्र बनाकर स्वर्णलता ने जो आंधी उठाई, उस आंधी में उड़ते धूल जंजाल की ओर ताककर पारू पढ़ाई से विगत स्पृह हो गई। वह खुद ही तुनक गई। उसने प्रतिज्ञा की, लाठा लाठी करके वसूली गई वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगी। प्रबोध के लिए बेटी की वह प्रतिज्ञा जानने की बात नहीं, इसलिए माँ के पूछने पर असहाय दृष्टि से इधर उधर ताककर उसने कहा, तुम्हारी मजली बहू तो कहती है आजकल अब इतनी जल्दी ब्याह नहीं होता, बल्कि थोड़ा लिखना पढ़ना। मुक्तकेशी से विचलित नहीं हुई, बोली, क्या रे अभागा ब्राह्मण का बैल बेटी का ब्याह नहीं करेगा, उसे लिखाएगा पढ़ाएगा। खैर ऐसा कहेगा भी क्यों नहीं, अपने योग्य ही बात कही। सदा तो हल्की बुद्धि पर चला किया है ना, बीवी की बुद्धि पर नहीं बुद्धिमती मुक्तकेशी ने कहा, हल्की बुद्धि पर। प्रबोध ने अवश्य प्रतिवाद नहीं किया। मुक्तकेशी ने कहा, वह सब छोड़, कमर कसकर जुट जा। गले का यह कांटा निकल नहीं जाने से बेटों का ब्याह नहीं कर सकेगा। लोग अपनी बेटी के लिए मुझे कह सुन रहे हैं, मेरे रहते बेटों का ब्याह कर दे, यही अरमान है। सुबह के तो शुरू में ही बेटियों की ही कतार है। बात पूरी होने के पहले ही गले का कांटा कमरे में से चली गई और स्वर्ण जरा देर स्तब्ध रहकर बोली, एक हुक्म तो कर बैठी आप, किंतु लड़कों की अभी ही शादी पास जरूर किए है, कमा तो नहीं रहे, कानून की तो पढ़ाई भी नहीं समाप्त हुई है। कमा नहीं रहे, कमाएगा तब ब्याह करेगी मजली बहू। उससे तो बल्कि यह कहो, बेटे के बाल नहीं पके हैं, अभी उसका ब्याह नहीं करूंगी। लड़के यदि कमा नहीं रहे हैं तो बहू को तुम्हारे घर 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा क्या? स्वर्णलता ने शांत गले से कहा, अन्न क्यों नहीं मिलेगा, परंतु अन्न ही तो सब कुछ नहीं माँ जी। आह, माना गहना कपड़ा ही सब है। मुक्तकेशी जिद से बोली, वह तुम बेटे के ब्याह के समय समधी के गले में गमछा डालकर 10 साल के लायक अदा कर लेना, तब तक तुम्हारे बेटे जरूर कमाने लगेंगे। स्वर्णलता और भी नम्र हो गई, फिर भी दृढ़ गले से बोली, सो तो अनिश्चित है, जब तक काम धाम। सुनो बहू, तर्क मैं तुमसे जीतने से रही, लेकिन गुरुजन के नाते कह रही हूँ, ब्राह्मण का लड़का कमा कर ना खा सके तो भीख मांग कर खाएगा, कोई लाज नहीं इसमें। ब्याह एक संस्कार है, वह समय पर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने उस ताड़ के पेड़ को पार करो। स्वर्णलता उठकर खड़ी हो गई, बोली, धूप में आई हैं, आपके लिए एक डाब ले आऊं? डाब में छूत नहीं, इसलिए मुक्तकेशी के आने के आश्रय में अक्सर डाब मौजूद रहता है। यह इंतजाम स्वर्णलता का ही है आज। लेकिन मुक्तकेशी हाँ कर उठी, बोली, छोड़ो, रहने दो आज। क्यों रहने दूं आज, कहकर चली गई स्वर्णलता। और स्वर्णलता के जाते ही मुक्तकेशी ने गला धीमा किया, फुसफुसाकर बेटे से जाने क्या कहा। बेटा चौंक उठा, चेहरे पर मानो विपन्नता की छाया पड़ी, कई बार अच्छा और नावाचक सिर हिलाया, उसके बाद संभलकर सीधा होकर बैठा। स्वर्णलता के अचरे का छोर दिखाई पड़ गया। प्रसंग को दबाने के लिए ही शायद उन्होंने गले को फिर ऊंचा किया, बोली, आज अब अधिक देर बैठूंगी नहीं, आज बूदों के लिए एक लड़का देखने जाने की बात है, सुबोध की, जरा देखूं चलकर। मैंने कहा अकेला बुद्धू जैसा बाप चाचा जाए, लेकिन पेका पेमा दोनों ने ही सिर हिला दिया। लड़के के विद्या बुद्धि तो कम है, उसके ब्याह के बारे में कहने में उनके सम्मान को आँच आएगी। मेरा सुबो अच्छा है। अचानक उस कमरे में पारू का उदय हुआ। थोड़ी तीखी सी हंसी हंसकर वह बोली, आजकल घटकिन का पेशा अपनाया है दादी जी। मुक्तकेशी सकपका गई, अवाक हो गई, क्योंकि इसके लिए वह तैयार नहीं थी, परंतु संभलना वह जानती है। संभल कर बोली, अरे ओ मझली बहू, इस चोरी को और भी विद्यावती बनाना चाहती हो? तुम्हारी लड़की तो अभी ही वकील बैरिस्टर के कान काट सकती है। कैसे कटाक्ष बोलती है। मैं तो खैर दादी हूँ, मजाक से कह रही हूँ, लेकिन और के आगे ऐसी बोलचाल निंदा की है। तुम्हारे निकट निंदा कौन सी दादी जी? पारुल हंस उठी, तुम लोगों को सारी बातें सृष्टि के भारी हैं। स्कूल में पढ़ने से वाचाल होती हैं, अंग्रेजी पढ़ने से विधवा होती हैं। और मुक्तकेशी को होश आ गया और वो कुछ बोल ना पाई। इसके बाद उसने स्वर्ण के हाथ से डाब पिया और उसके बाद वो चली गई।
और मुक्तकेशी जब तक थी, प्रबोध के प्राणों में मानो बल था। माँ के जाते ही उसका मुंह सूख गया, कलेजे का बल घट गया, मगर कर्तव्य तो करना ही है। सो स्वर्णलता के सामने जाकर आगा पीछा करके बोला, माँ एक संदेशा दे गई। स्वर्ण अवश्य उस संदेशे के लिए विशेष उत्सुक नहीं, केवल मुंह उठाकर ताका। प्रबोध जय माँ काली की भंगी से बोल उठा, तुम्हारे पिता ने उस घर में एक खबर भेजी जो भेजी थी। स्वर्णलता चौंक उठी, तुम्हारे पिता खबर भेजी? यह कैसी अनहोनी बात? स्वर्णलता के पिता दुनिया में अभी भी विराज रहे हैं, यह किसे याद है? स्वर्णलता चौंक उठी पर पूछ नहीं सकी। प्रबोध ने ही फिर कहा, मतलब इस घर का पता उन्हें मालूम नहीं है ना? तुम भी जिद में एक बग्गी और मुझे दिखता भी है, आखिर बाप है। खैर खबर भेजिए, बहुत बीमार है, तुम्हें देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? स्वर्ण के पिता स्वर्ण को एक बार देखना चाहते हैं? यह क्या सांझ है? जरा ही देर पहले दोपहर थी ना, तो अभी ही चारों तरफ छायाच्छन क्यों हुआ जा रहा है? स्वर्ण ने अचानक अंधेरे हुआ आते परिपार्श्विक की और असहाय की और ताका। स्वर्णलता की आंखों में यह दृष्टि शायद बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्रबोध ने भी असहायता का अनुभव किया। अतएव उसने तुरंत कहा, अरे वैसा डरने जैसा कुछ नहीं है, मतलब कि उम्र तो हुई, यानी बीमारी हठात बढ़ गई है मानो, और क्या। तुम्हें इसी समय जाना चाहिए। स्वर्ण की आंखों में नहीं है आंसू, उसकी दोनों आंखें मानो इस्पात की हैं। इन्हीं इस्पात की आंखों को उठाकर स्वर्ण ने कहा, अभी क्या जाने की जरूरत है? बेशक, क्यों नहीं? प्रबोध मानो धिक्कार दे उठा, यह क्या मान अभिमान का समय है? जितना हो, आखिर है तो तुम्हारे जन्मदाता पिता। वह नहीं कह रही हूँ। स्वर्ण मानो बोली भी इस्पात के ही गले से, मैं मरे हुए पिताजी का मुंह देखने नहीं जाना चाहती। स्वर्ण ने यह कहा क्योंकि स्वर्ण को वह बात याद आई, बहुत बार याद आई, और आज कल धुमिल सी हो गई यह बात। जिस दिन स्वर्ण एक बूंद पानी ना पीकर बाप के घर से वापस चली आई थी, बाप ने कहा था, अच्छा जैसी सजा देकर जा रही हो समझोगी इसी बाप का मरा हुआ मुंह देखने को आना पड़ेगा, कहा था। और कहकर स्वर्ण को लेकर उसका बाप नवकुमार बग्गी पर चढ़ा था, फिर एक शब्द भी नहीं बोला। वही अंतिम बात, वही बात स्वर्ण को याद आ गई, इसलिए वह कह बैठी, मैं मरे बाप का मुंह देखने नहीं जाना चाहती। प्रबोध हा हा कर उठा, आश्चर्य है, ऐसा क्यों सोच रही हो? आदमी की तबीयत खराब नहीं होती? स्वर्ण चुप खड़ी रही। प्रबोध ने कहा, कानू कॉलेज से। क्यों कानू क्यों? स्वर्णलता बोली, तुम नहीं ले जा सकते? ले क्यों नहीं जा सकता? बात यह है कि पारू अकेली रहेगी। अकेली माने? स्वर्ण ने वैसी ही सूखी झकझक आंखों से ताकर का, पारू बकुल दो जनी है ना, भानु और सुबल भी तो तुरंत आ जाएंगे। वे भी आदमी है माने, माँ कह गई, खबर आई है नहीं जाने से। रहने दो, ज़्यादा अच्छी बात नहीं लगती, तुम्हें गाड़ी बुला दो, अकेली ही जाऊंगी।